हेलो स्टूडेंट, बात कर रहे थे आफलन के बारे में, अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस, ठीक है। इसके टॉपिक के बारे में बात चल रही थी, कुछ बहुत चर्चा हो गई थी। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है ना, क्या होता है। सीधा सा शब्द से पता है, फलन, फलन के आगे आ लगाओ, आफलन, ठीक है। इसी के बारे में तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब समान परिस्थितियों में, क्या समान परिस्थितियों में क्या होता है। समान परिस्थितियों में कुछ पौधे, जो कुछ फल वृक्ष होते हैं, कुछ फल वृक्ष फल पैदा करते हैं। क्या करते हैं? फल वृक्ष फल पैदा करते हैं, और कुछ नहीं पैदा करते हैं, ठीक है ना। कहने मतलब परिस्थितियां जो होंगी समान होंगी, लेकिन कहने का तात्पर्य है परिस्थितियां समान है, लेकिन कुछ फल वृक्ष होते हैं कि हमने देखा है अपने वातावरण में या परिवेश में, देखते हैं कि समान परिस्थितियों में कुछ फल वृक्ष जो होते हैं फल देते हैं, लेकिन कुछ फल नहीं देते हैं। तो फल ना देने की दशा या फल पैदा ना करने की दशा ये क्या कहलाता है? अनफ्रूटफुलनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? अनफ्रूटफुलनेस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या आता है कि फल ना देना यानी अफलन, अनफ्रूटफुलनेस, आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समान परिस्थितियां हैं, कुछ फल वृक्ष जो है आपके फल दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, और न देने की जो दशा होती है, सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, वही अफलन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, क्या कारण है? कोई ना कोई लॉजिक होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई लॉजिक होगा। कारण, तो कारण की बात करें तो कारण दो होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो होते हैं। एक बाहरी होता है, ठीक है, बाहरी कारण होता है, और दूसरा होता है भीतरी कारण। कौन सा? भीतरी कारण, ठीक है। ये दो कारण होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल और एक इंटरनल। बाहरी कारण को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कहेंगे, एक्सटर्नल, और इसको क्या कहेंगे? इंटरनल कहेंगे। क्लियर बात इतनी? इंटरनल एक्सटर्नल दो कारण होते हैं। तो एक एक की चर्चा कर लेते हैं, इसी के बारे में आज बात करेंगे। थोड़ी बहुत बात कल हुई थी, यानी कल का मतलब कि प्रीवियस ईयर के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, ना कि प्रीवियस ईयर के लेक्चर में, ठीक है। तो क्या होता है? बाहरी कारण। पहले बिंदु ले लेते हैं, क्या? बाहरी कारण, ठीक है। बाहरी कारण, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा। क्या? अनिश्चित मात्रा, ठीक है। ये पहला बिंदु है, इस पर ध्यान दीजिए। खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा, जैसे कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अपने आहार में, मनुष्य अपने आहार में अगर संतुलित आहार नहीं लेता है तो क्या होता है? बराबर हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या बॉडी में जो होने वाली एक्टिविटी होती है, तो उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे बराबर मात्रा में हमें पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं हमारे शरीर को, तो कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम, तो कहीं पर कोई ना कोई विटामिन की कमी हो गई, तो स्किन डिजीज हो गया, या कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जैसे कि आंखों से कम दिखाई देना, ठीक है। ये ऐसे सारी समस्याएं होती हैं जब बराबर, कहने का मतलब संतुलित डाइट नहीं होती है, तो कहने का मतलब मानव शरीर में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनको जो है हमें डॉक्टर से फिर सजेस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको क्या खाना है, खून की कमी हो गई या किसी वजह से तुम्हें ये दिक्कत हो रही है, तो कहने मतलब एक जो बैलेंस होना चाहिए वो मेंटेन करके जो है हमें चलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो आफलन के कारण है, आफलन सीधी सी बात है, फल ना देने वाले दशा को दर्शाया गया है। कैसी दशा को? फल ना देने वाली दशा को दर्शाया गया है। तो कहने मतलब यहाँ पर हमने लिखा खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा। खाद्य पदार्थों की अनिश्चित मात्रा के मतलब ये है, अगर हम जो उसमें पोषक तत्व दे रहे हैं उनमें अगर हम बराबर बैलेंस करके नहीं दे रहे हैं, संतुलित करके नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। क्लियर? तो दिक्कत क्या हो सकती है? जैसे कि खाद्य पदार्थों की निश्चित मात्रा में, जैसे कि देख लीजिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है, इसका जो रेशियो होता है, ठीक है ना,
इसका जो अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात। अगर ये अनुपात सही नहीं है, गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा, मामला गड़बड़ आ जाएगा, फलन नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फलन के लिए क्या आवश्यक है, फलन के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट। और ग्रोथ के लिए यानी कि वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है, नाइट्रोजन आवश्यक होता है। ठीक, दो चीजें होती हैं, एक फलन के लिए कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वृद्धि के लिए नाइट्रोजन। तो स्वाभाविक बात, अगर किसी का भी रेशियो कम या ज्यादा हुआ, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया तो पुष्पन हो जाएगा, लेकिन वृद्धि नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा हो गया तो वृद्धि तो होगी लेकिन पुष्पन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो ये होता है अनिश्चित मात्रा का परिणाम होता है, जिसके कारण क्या होता है, फलन नहीं होता है, अनफ्रूटफुलनेस हो जाता है। पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरी बात, मौसम। मौसम क्या प्रभाव डालता है, मौसम मतलब जैसे कि स्थान व परिवेश बदलता है, तो कहने का मतलब क्या होता है, पूरी वातावरण की जो दशाएं होती हैं, जलवायु होती है, पूरी बदल जाती है। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अपने यहाँ यूपी में आम का सीजन चल रहा है, किसका चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, ठीक है। आम के सीजन में इतने समय स्प्रिंग सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पुष्पन की क्रिया होती है। अगर इसका प्लेस चेंज कर दिया जाए, यही आपका जो है इधर एमपी या महाराष्ट्र कर दिया जाए, यहां पर इसको लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फलन बहुत कम होगा। क्या होगा, फलन बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ का जो आपके यूपी का परिवेश है और यहाँ का जो परिवेश है चेंज है, क्लाइमेट भी चेंज है। तो कहने का मतलब मौसम से मतलब यही है कि मौसम बदल जाता है, स्थान व वातावरण के चेंज होने पर जो है मौसम बदल जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, फलन कम होता है, अफलन होता है। कहने का मतलब फलन कम होने का मतलब अफलन फल नहीं लगते हैं, ठीक। एक ये फैक्टर हो गया मौसम। फिर उसके आगे अगला बिंदु बात करते हैं वर्षा। वर्षा का क्या रोल होता है आफलन में। जब पुष्पन होता है तो पुष्पन के बाद जो है पुष्पन की क्रिया होती है, तो पुष्पन के समय क्या होता है, पुष्पन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो परागकण जो है स्टिग्मा पर गिरते हैं, फिर जाकर जाते हैं ओवरी तक, तो ओवरी तक जाते हैं, तो उनमें जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, ये सारी चीजें होती हैं। बाय द वे उतने ही समय बारिश हो गई, बाय द वे उतने ही समय बारिश हो जाती है। तो जो पराग कण होते हैं, पराग कण बारिश हो जाने की वजह से क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं और छूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसके वजह से फलन कम होता है। एक ये कारण हो सकता है। दूसरा अगला हवा। हवा क्या होता है, हवा को देखिए, जिस समय पुष्पन हो रहा है या परागण की क्रिया संपन्न हो रही है, उस समय अगर हवाएं चलने लगी, क्या हो चलने लगा, हवाएं चलने लगी, लू चलने लगी, ठीक है। तो ये सब जब चलने लगते हैं तो क्या होता है, गर्म हवाएं चल रही, लू चल रहा है, तो क्या होता है, पुष्पों से मॉइस्चर जो है खत्म होने लगता है। क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। धीरे धीरे जो पुष्प है सूख कर गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और हवाएं जब ज्यादा तेज होती है तो ऐसे भी आकर बहुत सारे पुष्प जो है झड़कर गिर जाते हैं। तो हवा भी जो है एक बाहरी कारक के अंतर्गत एक फैक्टर होता है अफलन का, जिसके कारण क्या होता है, फलन नहीं होता है। फिर अगले बात करते हैं प्रकाश, लाइट। जैसे बहुत सारे घने पौधे होते हैं, बहुत सारे घने पौधे होने के कारण क्या है, लाइट जो है पौधे के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता। क्या होता है, पौधे हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। तो जिस पार्ट में, जिन भागों में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, लाइट नहीं पहुंच पाता है, वहां की जो कलियां होती हैं सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फलन नहीं होता है। फिर अगला नेक्स्ट बिंदु है पानी का अनुपात बिगड़ जाने से। पानी का अनुपात बिगड़ जाने से, ये अगला बिंदु है। क्या होता है पानी का, जैसे हमारे वातावरण में वे पानी का अनुपात बिगड़ जाने से क्या तात्पर्य है, बाहरी कारण के अंतर्गत ये भी आता है। कौन सा कारण, बाहरी कारण के अंतर्गत क्या होता है पानी का अनुपात। जैसे हमारे वातावरण में नमी की कमी है, क्या है, नमी की कमी है, हवाएं तेज चल रही हैं, उच्च तापमान है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसी कंडीशन होगी हमारे वातावरण में, अगर पानी की कमी हो गई, वातावरण में मॉइस्चर कम हो गया और हवाएं तेज चलने लगी, गर्म हवाएं चलने लगी और तापमान उच्च हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या होता है कि फलन कम होता है।
फूल कम लगते हैं। जब फूल कम लगेंगे तो फलन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगी। ठीक है, फिर ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे। खाद्य पदार्थों की निश्चित मात्रा, मौसम, वर्षा, हवा, प्रकाश, पानी के अनुपात बिगड़ जाने पर। ठीक, ये तो हम देखे कौन से बिंदु थे, बाहरी कारण थे। फिर उसके बाद देखते हैं इसके बाद भीतरी कारण। भीतरी कारण में देखिए कौन कौन सा आता है। देखिए भीतरी कारण, भीतरी कारण ये है आपका, इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सा बिंदु आते हैं। सबसे पहले तो बात हम करेंगे भीतरी कारण के अंतर्गत कि भीतरी कारण मतलब कि पौधे के जो आंतरिक भाग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? इंटरनल, यानी कि आंतरिक भाग से संबंधित होता है। ऐसे कारण जो पौधों के भीतरी परिस्थितियों से संपर्क रखते हैं। कैसी परिस्थितियों से? भीतरी, इंटरनल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बंधता। पहला बिंदु देखते हैं, बंधता। सबसे पहला बिंदु बंधता, जिसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक, क्या कहते हैं? बंधता। अच्छा, बंधता क्या होता है, सबसे इस पे बात कर लेते हैं। बंधता मतलब वो होता है कि जब पौधों में अगली संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है तो उसे ही क्या कहते हैं? स्टेरिलिटी कहते हैं, या बांझपन कहते हैं, या बंधता कहते हैं। क्या मतलब? जब पौधों में अगली संतान को पैदा करने की क्षमता नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। लिख भी सकते हैं एक लाइन में, जब पौधों में अगली संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझपन या बंधता कहते हैं। क्लियर बात? बात एकदम क्लियर हो गई। बंधता क्या होता है? ये कहने का मतलब जिनमें जो है अगली संतान पैदा करने के लिए क्षमता नहीं होती वो बंधता कहलाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बंधता कितने प्रकार की होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होते हैं? अब इसके बाद चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो अब बात करते हैं बंधता कितने प्रकार की होती है। तो बंधता जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की बंधता होती है। वो 3 प्रकार की बंधता क्या होता है? मुख्य अंगों की अनुपस्थिति। क्या? मुख्य अंगों की, कहने का मतलब जैसे मुख्य फूल जो होते हैं, मुख्य फूलों, पहला बिंदु है, पहला बिंदु मुख्य फूलों की अनुपस्थिति। क्या? अनुपस्थिति के कारण, एक तो ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है? मिलने की असमर्थता के कारण, मिलने की असमर्थता, असमर्थता के कारण। तीसरा बिंदु क्या है? भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण। क्या? भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण। ठीक, ये 3 रूप से, यानी ये जो बंधता का जो टाइप होता है, टाइप की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मुख्य फूलों की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा मिलने की असमर्थता के कारण, और तीसरा है क्या? भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण। तो पहला बिंदु देखते हैं, मुख्य फूलों की अनुपस्थिति के कारण। मुख्य फूल के जो, यानी जो फूल के जो मुख्य अंग होंगे, मुख्य फूलों की अनुपस्थिति के कारण वो जो है नर व मादा होंगे। नर व मादा होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? नर व मादा। कहने का मतलब ये है जब पौधों में फूलों, है ना, जो पौधों के जो फूल होते हैं उनमें नर व मादा दोनों अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है? दोनों अनुपस्थित होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो वो कौन सी बंधता कहलाती है? मुख्य फूलों की अनुपस्थिति के कारण जो बंधता होती है वो कहलाती है, जब दोनों अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो ये आपके मुख्य फूलों की अनुपस्थिति के कारण जो बंधता होती है, ये 2 टाइप्स होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण बंधता और एक होता है अपूर्ण बंधता। अपूर्ण बंधता। ठीक है,
पूर्ण बंधता और अपूर्ण बंधता, ठीक है। दो पूर्ण बंधता में क्या होता है, जो आपका पूर्ण बंधता होती है, आपकी जो पूर्ण बंधता होती है उसमें नर व मादा दोनों अनुपस्थित होते हैं। पूर्ण बंधता यानी कंप्लीट स्टेरिलिटी कौन सी होती है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर एब्सेंट होते हैं, वो आपकी जो है कंप्लीट स्टेरिलिटी कहलाती है। अपूर्ण बंधता क्या होता है, अपूर्ण बंधता में क्या होता है, नर प्रेजेंट है, क्या है, नर प्रेजेंट है और मादा जो है एब्सेंट है, मादा एब्सेंट है। कहने का मतलब या तो नर प्रेजेंट होगा मादा एब्सेंट होगी, या मादा प्रेजेंट होगा नर एब्सेंट होगा। कहने का मतलब नर व मादा में एक प्रेजेंट होगा एक एब्सेंट होगा। उस कंडीशन पर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट स्टेरिलिटी होगी। क्या होगी, इनकम्प्लीट स्टेरिलिटी होगी। जब कहने का मतलब अगर नर है मादा नहीं है, मादा है नर नहीं, तो उस कंडीशन पर कौन सी बंधता होगी, इनकम्प्लीट स्टेरिलिटी होगी। तो ये बिंदु आपको क्लियर हुआ, मुख्य फूलों की अनुपस्थिति के कारण जो बंधता होती है, ठीक, इतना क्लियर। फिर अगला बिंदु है कि मिलने की असमर्थता के कारण। अगला बिंदु यह है कि मिलने की असमर्थता के कारण। कहने का मतलब नर व मादा दोनों पुष्प हैं, क्या कंडीशन कही जा रही है, मिलने के असमर्थ। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है दोनों उपस्थित होते हैं लेकिन उनमें गर्भाधान की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इसमें यही तो लिखा है, मिलने की असमर्थता। कहने का मतलब दूसरे वाले पॉइंट में देखिए कि नर व मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट कंडीशन क्या होती है, बट होता क्या है, गर्भाधान जो होता है, गर्भाधान की क्रिया जो है, गर्भाधान की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्रिया संपन्न नहीं होती, जिसके कारण बंधुता हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि नर व मादा दोनों उपस्थित होंगे, ठीक है, लेकिन गर्भाधान की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, तो वो कौन सी बंधुता कहलाती है, मिलने की असमर्थता के कारण बंधुता कहलाती है, ठीक है। फिर अगला बिंदु है भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण। तो तीसरा बिंदु समझिए क्या कारण होता है कि भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण बंधुता कैसे होती है। कहने का मतलब यह है कि मेल व फीमेल दोनों पुष्प हैं, मेल व फीमेल दोनों पुष्प हैं, बट उसमें होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी गर्भाधान संपन्न भी होता है, नर व मादा भी है, ठीक है, दोनों क्या है, प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट भी हैं, क्लियर। गर्भाधान की क्रिया भी संपन्न हो जाती है, क्या होता है, गर्भाधान की क्रिया जो होती है संपन्न हो जाती है, ये भी क्रिया हो जाती है, भ्रूण भी बन जाता है, क्या हो जाता है, भ्रूण भी बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति पड़ जाने के कारण भ्रूण नष्ट हो जाता, कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भ्रूण नष्ट हो गया, तो वो जो है क्या कहलाता है, भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण बंधता। कोई ना कोई अनावश्यक कारण पड़ गया या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी ना ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण क्या हुआ, भ्रूण नष्ट हो गया, तो वो भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण क्या कहलाती है, बंधता, क्लियर। तो ये तो थे टाइप। अब कारण क्या होता है कि बंधता के कारण क्या है, ये तो हमने टाइप पढ़ा, ये तीन प्रकार से होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा पूर्ण बंधता है, अपूर्ण बंधता है, नर है मादा नहीं, मादा है नर नहीं है, ठीक है, दोनों है, ये सारी चीजें पढ़ी। जैसे इसमें पढ़ा हमने भ्रूण नष्ट हो जाना, नर व मादा है, प्रेजेंट है, ठीक है, गर्भाधान की क्रिया भी संपन्न हुई, लेकिन क्या हुआ, भ्रूण आपका जो है नष्ट हो गया, तो क्या होगा, तो भ्रूण नष्ट हो गया तो फल वो इसके कारण क्या होगी, आपका भ्रूण नष्ट हो जाने के कारण बंधता हो जाएगी, जब बंधता हो जाएगी तो फलन ही नहीं होगा, ठीक है। बात तो हमको फलन पर ही करना है, अफलन अनफ्रूटफुलनेस से रिलेटेड पूरा टॉपिक ही पढ़ना है। तो इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में छापें, अगर समझ में आ रहा है तो इसको बढ़ाएं, यानी कि शेयर करें, ठीक है।
अब इसमें देखिए जो बंधता थी, ठीक है ना, बंधता पर बात चल रही है भाई। बंधता, बंधता के कारण की बात करना है, ठीक है, किसकी बात करना, बंधता के कारण। इसके दो कारण होते हैं, कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। एक होता है अनावश्यक कारण, क्या होता है, एक अनावश्यक कारण जिसमें डिपेंड होते हैं क्या, परिस्थितियां, परिस्थितियां, क्या, परिस्थितियां। और दूसरा होता है पितृगत, पितृगत कारण। ये दो कारण होते हैं मुख्य। क्लियर। अब एक एक बिंदु को हमें समझना है कि अनावश्यक कारण क्या है और पितृगत कारण क्या है। तो पहला ले लेते हैं कौन सा, अनावश्यक कारण। अनावश्यक कारण, क्लियर है। अनावश्यक कारण के कारण क्या होता है, कहने का मतलब अनावश्यक कारण ऐसी परिस्थितियां, कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो स्वयं सेचन के साथ जो है सेचन को भी असफल बनाती हैं। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो फर्टिलाइजेशन क्रिया को संपन्न होने नहीं देती हैं, असफल बना देती हैं, जो स्वयं सेचन, कहने का मतलब जिसमें आपस में यानी सेल्फ पॉलिनेशन होना है, तो उनको क्या कर देती है, असफल बना देती है, ठीक है ना। कुछ ऐसी कंडीशन प्राकृतिक नेचुरली कंडीशन यानी नेचुरली स्थितियां होती हैं, ऐसे क्रिएट कर देती है। जैसे कि पहला बिंदु इसके अंतर्गत देखते हैं नपुंसक नपुंसक पराग। क्या होता है, नपुंसक पराग। तो नपुंसक पराग में क्या होता है, जब कहने का मतलब फूल जैसे जो फूल होता है, ठीक है ना, पूर्ण विकसित हुआ, फूल जो है आपका पूर्ण विकसित फूल जो है थोड़ा सा पराग विकसित होता है, यानी जैसे कोई फूल हुआ और फूल में थोड़ा बहुत पराग विकसित हुआ और जिसका अधिकांश भाग नपुंसक है, क्या है, अधिकांश भाग नपुंसक है, तो क्या होगा, गर्भाधान की क्रिया नहीं हो पाएगी। अगर कुछ भाग उसमें नपुंसक पराग है ना, तो क्या होता है, कहने का मतलब तात्पर्य है जब कोई फूल है, जैसे पूर्ण विकसित फूल है, फूल कोई पूर्ण विकसित हो चुका है, मिच्योर हो गया है, फुल डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें जो पराग कण जो है कुछ ही मात्रा में विकसित हुआ है और अधिकांश मात्रा में वो जो है नपुंसक है, तो क्या करेगा वो, अगर नपुंसक है तो स्वाभाविक सी बात है फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जो है बंधता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो नपुंसक पराग होता है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे कोई भी फूल विकसित हुआ और उसमें जो परागकण थोड़ा बहुत जो भाग है वो विकसित होता है और अधिकांश भाग नपुंसक हो जाता है। जब अधिकांश भाग नपुंसक है, कहने का मतलब एक तरह से ये है कि उसमें एक्टिविटी 10 से 20% और 80% एक्टिविटी नहीं है जो होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब जैसे कोई चीज 100% होती है, ठीक है ना, 100% है, अब हमें जो फर्टिलाइजेशन के लिए मान लिया 40% या 50%, थोड़ी देर के लिए 50% की आवश्यकता है फर्टिलाइजेशन के लिए, कहने का मतलब जिससे कि फल का निर्माण होना, जायगोट का निर्माण होना है, ठीक है, और इसमें जो 50% आवश्यक होता है और उसमें जो कहने मतलब हमने कहा कुछ बहुत ही पराग कण विकसित होता है, 10 से 15% विकसित हुआ, तो 10-15% विकसित हुआ तो कहने मतलब अधिकांश भाग तो नपुंसक है, तो क्या होगा उसके कारण बंधता हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, बंधता हो जाएगी। क्लियर। फिर अगला है, फिर अपूर्ण फूल, अगला बिंदु है अपूर्ण फूल। अपूर्ण फूल से क्या तात्पर्य है, अपूर्ण फूल से तात्पर्य यही है कि कहने का मतलब जब फूल में नर या मादा, जब फूल में नर या मादा में कोई एक एब्सेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक एब्सेंट हो जाता है, नर व मादा में कोई एक एब्सेंट हो जाता है, ये दो होते हैं मेल एंड फीमेल, कोई एक एब्सेंट हो जाता है तो उसे अपूर्ण फूल होते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, कहने का मतलब जब कहने का मतलब मेल फीमेल दोनों होंगे नहीं तो स्वाभाविक सी बात है गर्भाधान की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी।
ठीक है। फिर अगला बिंदु कौन सा है? अंगों की असमान ऊंचाइयां, असमान ऊंचाइयां, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब नर व मादा पुष्पों की ऊंचाइयां असमान होती हैं तो उसमें क्या होता है, स्वयं सेचन, जो कहने का मतलब स्वयं सेचन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए समझिए, देखिए जैसे ये है, ठीक है, और ये है, अंगों की असमान ऊंचाइयां, ये आपका फीमेल पार्ट है, ये वाला स्टिग्मा वाला पार्ट, और ये आपके परागकण यानी एंथर है, क्या है, फिलामेंट है, ये यहाँ पर परागकोश है, ठीक है। हमने क्या कहा, अंगों की असमान ऊंचाइयां, इसे ही क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके जननांग होते हैं उनकी असमान ऊंचाइयां ही क्या कहलाती हैं, हेट्रोस्टाइली कहलाती है। बात ये समझना है, अंगों की असमान ऊंचाइयां जिनके कारण बंधता होती है, जैसे कि यह है कि अगर इनका मेल और फीमेल पार्ट के जो अंग होते हैं उनकी असमान ऊंचाई है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, तो जिसके कारण क्या होता है, बंधता हो जाती है। जैसे कि ये है आपका पुष्प, ठीक है ना, ये आपके स्टिग्मा है, ठीक, और ये आपके फिलामेंट हैं, ये आपके परागकोश हैं जहां से परागकण निकलते हैं। तो अब होता क्या, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, इनके जो परागकोश होता है, परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो स्टिग्मा पर गिरने चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टिग्मा पर गिरना चाहिए। कहां पर गिरने चाहिए, यहाँ स्टिग्मा पर गिरने चाहिए, यहाँ पर। जब स्टिग्मा पर गिरेंगे तभी तो स्टिग्मा क्या करता है, कार आइडेंटिफाई का कार्य करता है, पहचानता है कि हमारे स्पीसीज का है या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो स्टिग्मा की हाइट से जो है फिलामेंट की हाइट कम है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके परागकण इस पर स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएंगे, और जब पहुंच नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कहने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी, परागण ही नहीं हो पाएगा, गर्भाधान संपन्न ही नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, बंधता हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, फलन नहीं होगा। क्लियर बात, असमान ऊंचाइयां, एनी डाउट, अगर कोई डाउट तो कमेंट, ठीक, ये बिंदु हो गया। फिर अगला और भी इसके कारण होते हैं, जैसे कि अगला बिंदु है विषम, हाँ, विषम परिपक्वता, विषम परिपक्वता, परिपक्वता, इसे कहते हैं डाइकोगामी, क्या कहते हैं, डाइकोगामी, ठीक है। इंग्लिश बढ़िया है लेकिन हिंदी कठिन है, हिंदी भूल जाना होता है, इंग्लिश याद रहती है। डाइकोगामी, इसमें क्या होता है, डाइकोगामी क्या है, इसको अगर जैसे कहा जाए तो इसको क्या कहेंगे, अंगों के पकने में, अंगों के पकने या परिपक्वता में भिन्नता, विषम परिपक्वता, उसको ना समझ में आया तो ये समझ लीजिए, विषम परिपक्वता कहने में विषम का मतलब समान नहीं है, असमान समय में परिपक्व होंगे, जो उसके नर व मादा पार्ट हैं सबके पकने का जो परिपक्व होने का समय है अलग अलग होगा। तो बात समझिए, कहने का मतलब ये है जैसे मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, ये दो पार्ट होते हैं, पुष्प में दो ही पार्ट होते हैं, कहने का मतलब जो गर्भाधान के लिए जो मुख्य रोल अदा करते हैं, मेल एक फीमेल। कहने का मतलब यह है डाइकोगामी क्या होता है, डाइकोगामी का मतलब यह होता है जब फूलों में नर व मादा जो दोनों अंग होते हैं, नर व मादा जो फूल होते हैं उनके परिपक्व होने का जो समय भिन्न भिन्न होता है वही क्या कहलाता है, डाइकोगामी कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइकोगामी कहलाता है। तो कहने का मतलब जब हमारे मेल व फीमेल
के परिपक्व होने का समय अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो? डाइकोगामी कहलाता है, विषम परिपक्वता कहलाता है। तो अब यहाँ पर बात करनी है इससे कि बंधता कैसे क्रिएट होती है। तो जैसे हमारा जो है ये स्टिग्मा है और ये है, ये हमारे फिलामेंट हैं, ठीक है। अब समझिए जैसे मेल पार्ट है, मेल जैसे ये हो गए मेल, ये हो गए, ये पहले मैच्योर हो गए, क्या हो गए? पहले मैच्योर हो गए। ये नहीं मैच्योर हुआ तो क्या फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब दोनों तो परिपक्व होंगे तभी तो कोई आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। कहने का मतलब सीधी एक लाइन में कहना है कि जो नर व मादा अंग होते हैं उनके परिपक्व होने का जो असमान समय होता है, असमान टाइम होता है, वही डाइकोगामी कहलाता है। इसीलिए क्या होता है? बंधता हो जाती है। कहने का मतलब जब तक दोनों परिपक्व नहीं होंगे तब तक गर्भाधान की क्रिया जो है संपन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। ये होता है, इसके कारण बंधता होती है। दूसरी चीज हमारा कहने का मतलब जैसे कि सबसे पहले अगर मेल परिपक्व हो गया, क्या हो गया? मेल परिपक्व हो गया, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? प्रोटैंडरी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटैंडरी कहा जाता है। जैसे कि जब पुष्प में मेल परिपक्व पहले हो जाता है तो उसे प्रोटैंडरी कहते हैं, और जब फीमेल परिपक्व होता है, अगर फीमेल परिपक्व होता है सबसे पहले तो उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। क्लियर? ये दो टर्म है जिन पुष्पों में, यानी जिन पुष्पों में पहले नर भाग परिपक्व हो जाता है उसे प्रोटैंडी बोलते हैं, और जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होते हैं उसे प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो इसके कारण यानी डाइकोगामी के कारण भी क्या होता है? बंधता होती है। क्लियर इतनी बात? तो ये थे आपके अनावश्यक कारण के अंतर्गत, इतने बिंदु थे, ठीक है। समझ में आ गया? हो गया, ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं। अब अगला कौन सा है? पितृगत कारण, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, पितृगत कारण का मतलब यही है कि जो पिता के गुण जो है बच्चे में या संतान में हस्तांतरित हो जाए वही पितृगत कारण कहलाते हैं। सीधे से एक लाइन में समझना है, एक लाइन में, यानी कि जो पिता के गुण होते हैं, क्या होते हैं? पिता के गुण अगले आने वाली अगली संतान में हस्तांतरित हो जाना पितृगत गुण कहलाता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें? जैसे पितृगत जिसके कारण बंधता होती है, क्या होती है? जिसके कारण बंधता होती है। तो पितृ के जैसे जो पिता के गुण थे वही काकात कहने का मतलब जो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक्स गुण होते हैं टेरिट, ठीक है, वो संतान में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। वही गुण कौन से गुण कहलाते हैं? पितृगत कारण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से? पराग नलिका की धीमी गति, कौन कौन से कारण होते हैं? जैसे कि पराग नलिका की धीमी गति, ठीक है, ये हो गया। और कौन सा कारण हो सकता है? पराग नलिका की धीमी गति हो गई। शीघ्र व देर में परागण, शीघ्र व देर में परागण, क्लियर? दो बिंदु हो गए। दूसरा कौन सा है? शीघ्र व देर में परागण, ठीक है। फिर खास तत्वों की कमी, खास तत्वों की कमी, जैसे कोई डिजीज होती है, कोई विकार रोग होता है, कोई ऐसा जेनेटिकली होता है तो कहते हैं कि नहीं ये पिताजी को था, वो हमारे पिताजी से फिर उनके पुत्र में चला गया, फिर पुत्र से उनके आगे आने वाली जनरेशन में चला गया, ठीक है ना। चेंजिंग होते हैं लेकिन एक लंबे समय के बाद चेंजिंग होते हैं। कहने के मतलब पिता के गुण जो है पुत्र में चले गए, ठीक। अगला कौन सा हो सकता है? जैसे पराग में खराबी आ जाना, पराग में खराबी आ जाना,
क्लियर। तो ये इतने बिंदु थे कि जो कि पितृगत कारण के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये सारी चीजें। ये तो कारण हो गए थे। अब बात किया जाए नियंत्रण व उपाय की। नियंत्रण व उपाय के, ठीक है ना, लास्ट बिंदु है इसका, इस टॉपिक का। तो देख लेते हैं इसमें इसका नियंत्रण क्या है, फलन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग, केवल समझना है क्या करना है। ठीक है, नियंत्रण, नियंत्रण के उपाय। ठीक है, नियंत्रण के उपाय। सबसे पहली बात तो प्रूनिंग। क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। और प्रूनिंग में सबसे बढ़िया जो पॉपुलर तरीका है, सबसे बढ़िया बेटर तरीका है, वो है आपका रूट प्रूनिंग। कौन सा है, रूट प्रूनिंग। ठीक है, इसी को समझ लीजिए और आप फलन को नियंत्रण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं बैलेंस, जैसे कि जितने भी आपने कारण पढ़े हैं, जितने भी आप कारण पढ़े हैं उनको जैसे सुधार किया जाए। ठीक है, जैसे कहा कि खाद्य पदार्थ की अनिश्चित मात्रा, उस अनिश्चित मात्रा को निश्चित मात्रा में दें। ठीक है, एक बिंदु ये भी हो सकता है खाद्य पदार्थ की निश्चित मात्रा दें। क्या, निश्चित मात्रा देनी चाहिए, निश्चित मात्रा देनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, पानी का अनुपात खराब ना हो। ठीक है ना, खराब ना हो, बराबर मात्रा में हो। ठीक है, मौसम जो है, परिवेश ना बदले, जिस परिवेश में जो क्रॉप जिस लायक है वहीं पर कल्टीवेट किया जाए। तो ये सब अपना कर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। प्रूनिंग, प्रूनिंग के द्वारा कैसे अपनाते हैं, प्रूनिंग में क्या होता है, रूट प्रूनिंग किया जाता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पौधा है हमारा, ये क्या है, पौधा है, तो इसमें रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं। पौधे के चारों तरफ 1 मीटर डायामीटर में, कितना, 1 मीटर, 1 मीटर डायामीटर में चारों तरफ क्या करते हैं, एक नाली टाइप में खोद देते हैं, चौड़ी नाली। लगभग 1 से 1.5 मीटर गहराई तक जो है चारों तरफ, जैसे कि हम खड़े होंगे, हम पेड़ हो गए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और चारों तरफ से जो है 1 मीटर की अराउंड इट में चारों तरफ जो है नाली खोद देना है। ठीक है, नाली खोद दी गई और खोद कर काफी चौड़ी, जैसे जितने में फावड़ा जा चुके, और उसकी मिट्टी को हटाना है। हटाने के साथ साथ यहाँ पर जैसे खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई के साथ साथ बहुत सारी जड़ें मिलेंगी, उन जड़ों को काट देना है। क्या कर देना है, जड़ों को काट देना है, और वहां की जो मिट्टी निकाल कर बाहर फेंक देनी है। बाहर फेंक देने का मतलब बाहर ऊपर डाल देनी है और फैला देनी है। ठीक है, और उसको जो है कम से कम महीने 1.5 महीने, क्या 20-25 दिन, 20-25 दिन खुला छोड़ देना है। 20-25 दिन जब खुला छोड़ देंगे तो उसमें प्रकाश लग जाएगा, वायु का संचार हो जाएगा और रंधा अवकाश बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे कोई फंगस है या कोई बैक्टीरिया है, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। उसके बाद जो है 20 से 25 दिन बाद जो है उस मिट्टी में FOIM मिलाकर फिर जो है उसको उसी में भरकर पानी डाल दिया जाता है। तो पौधे को बराबर मात्रा में पोषक तत्व, तो सारी चीजें, पानी वगैरह, पोषक तत्व वगैरह, जो भी हम खाद्य पदार्थ डालते हैं वो बराबर पौधों को मिलने लगता है। फिर हमारे पौधे में जो फलन की प्रक्रिया है वो नियमित रूप से होने लगती है। इस प्रकार से जो है हम फलन को नियंत्रित कर सकते हैं, अफलन को नियंत्रण किया जा सकता है, अफलन को नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर, यहाँ पर हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अगर बढ़िया लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। और जो चीज ना समझ में आई हो उसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। रुचि कहाँ है, देख रहे हो।